सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लाइव मिंट और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाते हैं, चाहे वो आपका AIR जो भी आपकी न्यूज़ आती हैं, फिर उसके बाद PIB और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं सभी से कवर करेंगे सरल भाषा में, बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको सारी न्यूज़ेस बताने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो UPSC एग्जाम्स हो, SSC एग्जाम्स हो और बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, कोई से भी लेवल के एग्जाम्स हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहली वाली न्यूज़ की बात करते हैं हम, दैट इज अबाउट माओइस्ट। अभी क्या हुआ था, रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसने कुछ डेटा दिया था अबाउट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। अब अकॉर्डिंग टू MHA की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो इन्होंने बोला है कि माओइस्ट का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा कम हो गया है इंडिया में। अभी इन्होंने ये बोला लगभग 41 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं इंडिया में जहां पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट है माओइस्ट का। ओके। अब इससे पहले इन्होंने एक चीज जो बताई है, इससे पहले जो आपका डेटा था दैट इज अबाउट 2010 का डेटा है ये, जिसमें 96 डिस्ट्रिक्ट थे लगभग 10 राज्यों में जहां पे माओइज्म का थोड़ा इंपैक्ट था, मतलब माओइस्ट का थोड़ा इंपैक्ट था। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा इंपैक्ट था। तो आप ये देख सकते हैं पिछले 10 साल में लगभग लगभग इट इज लेस देन हाफ ऑफ द मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये चीज आपकी बची है। सबसे पहला डेटा तो ये है। अब ये चीज ना देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। ये डेटा आपके एग्जाम में फॉर्डर पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इसी चीज को प्रीलिम्स में देखेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑलमोस्ट द इम्पैक्ट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया हैज बीन हाफ्ड। ठीक है, मतलब आधा कर दिया गया है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दैट विल बी द ट्रू स्टेटमेंट। अब इसमें यह बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट इस 41 डिस्ट्रिक्ट में से भी जो 25 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उन वही आपके अकाउंट करते हैं 85% ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। ठीक है, जिसमें कि आपके वायलेंस सबसे ज्यादा होते हैं। ये इंसिडेंट्स की भी बात करते हैं तो इंसिडेंट्स भी काफी रिड्यूस हुए हैं। अगर 2009 की बात करें तो इसमें इंसिडेंट कितने थे, 2258। वहीं पे आप इस साल अगस्त की बात करें तो इस टाइम पे इंसिडेंट कितने हैं, दैट इज 349 टिल अगस्त 31। मतलब कि अभी कुछ महीने बचे हैं, 5-6 महीने बचे हैं, 4-5 महीने बचे हैं। तो उसमें उसको अगर हम हटा दें तो इस साल में लगभग लगभग अभी तक 349 इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर ऑफ डेथ भी अगर आप देखें तो काफी हद तक रिड्यूस हुई हैं, 908 से लेके 110 तक यहाँ पे जो है आपकी डेथ्स रिड्यूस हो चुकी हैं। बट क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज सही नहीं है, ये हमारे लिए क्वेश्चन का विषय नहीं है। द थिंग इज, इसमें कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी हो रही है? कंट्रोवर्सी इसलिए है, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि झारखंड के CM जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये सीधे सीधे जो है डेटा छुपा रहे हैं। अब डेटा क्यों छुपा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू हेमंत सोरेन ये बोलते हैं कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने 33 करोड़ रुपए बचाना चाहती है। 33 करोड़ रुपए का सवाल कहां से आता है? क्योंकि हर साल जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट को 33 करोड़ रुपए देती है अंडर द स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, SRA और SC के अंडर ये इन्हें पैसा दिया जाता है। अब ऑफकोर्स की बात है, जब एक्सट्रीमिज्म कम होगा तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना पैसा बचाने की कोशिश करेगी और बोलेगी कि हम इतना पैसा अब आपको नहीं देंगे। सो दिस वॉज द न्यूज। आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी आपका यहाँ पे डेटा दे रखा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, दिस इज योर डेटा जो आपको याद करना है यहाँ पे। ये आपको मेंस में बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वुमेन इन जुडिशरी। इस चीज पे क्वेश्चंस जो हैं उठते हुए आए हैं। इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम पूरा कवर करेंगे कि वुमेन का रोल क्या है जुडिशरी में और वुमेन की कंडीशन क्या है जुडिशरी में। ठीक है, तो उस चीज के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट अभी ये छोटी सी न्यूज आई थी क्योंकि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दैट इज NV रमन्ना, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जुडिशरी में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए दैट मस्ट बी अराउंड 50%, लगभग 50% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। इन्होंने एक कोट भी बोला, इट इज योर राइट, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। ये वुमेन्स का अधिकार, देखो इस दुनिया में आप सीधी सीधी ये बात मानिए कि 50% वुमेन है। अब जब 50% वुमेन है तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट शुड बी ऑल्सो लाइक दैट।
तो यहाँ पे ये बोले कि ये कोई चैरिटी नहीं है, दिस इज देयर राइट, ठीक है, ये वुमेन्स का यहाँ पे राइट हो जाता है। इनफ ऑफ दिस 1000 years ऑफ सप्रेशन, मतलब ये आपके सीजीआई का कहना है। अब इनकी तरफ से कुछ डेटा भी दिया गया है। इन्होंने ये बताया है कि वुमेन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं लगभग 30% ऑफ द सबॉर्डिनेट जुडिशरी। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो आपको डेटा थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि सबॉर्डिनेट जुडिशरी में वुमेन का रोल जो है ठीक ठाक है, 30% है। बट इससे अगर आप आगे देखेंगे, जो कि देखो ये 30% भी ना 50% नहीं है, ऑफकोर्स ही बात है, जो कि 50% होना चाहिए वो अभी भी काफी ज्यादा कम है। अब इसको आप दूसरी तरफ देखिए, 70% रिप्रेजेंटेशन है मेंस का, तो दैट इज द थिंग। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि हाई कोर्ट में तो सिर्फ 11.5% वुमेन जजेस हैं, मतलब टोटल इंडिया में जितनी भी हाई कोर्ट है उसमें 11.5% वुमेन जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे वो भी अभी रिसेंटली में वुमेन चेंजेस इतना ज्यादा आया, मतलब 4 वुमेन एक साथ आई है सुप्रीम कोर्ट में, इससे पहले तो बहुत ही ज्यादा कम, 1 या 2, बहुत रेयरली कोई वुमेन सुप्रीम कोर्ट में एंटर हो पाती हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी 33 में से 4 वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, 4 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आप इस चीज को देखें तो ये 12% हो जाता है। फिर आउट ऑफ 1.7 मिलियन एडवोकेट्स, अगर यहीं पे एडवोकेट्स की बात करें तो वहां पे सिर्फ 15% वुमेन है। अगेन इस परिस्थिति में भी ऑलमोस्ट 85% मैन है एंड 15% आपकी वुमेन एडवोकेट्स हो जाएंगी। 2% ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट बार काउंसिल, अगर बार काउंसिल की बात करें तो बार काउंसिल में तो वुमेन का ऑलमोस्ट नील रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे देर इज नो वुमेन मेंबर इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट बार काउंसिल में तो 2% फिर भी रिप्रेजेंटेशन है। बट अगर आप इसकी बात करें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें तो एक भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होनी चाहिए। इस चीज पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं एक अलग से पूरा टॉपिक लेकर आऊंगा, पूरा वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, क्योंकि हमारे जो पिछले 2 चीफ जस्टिस रह चुके हैं या फिर 2-3 चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सभी ने इस चीज को हाईलाइट किया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके मेंस के लिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट स्केल। ये एक, आप ये कह सकते हैं, स्टेयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। ये एक टाइप की आपकी स्टेयरिंग कमेटी थी जो बनाई गई थी आफ्टर द लॉकडाउन, मतलब जब आपका नेशनल लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इन 2020, उस टाइम पे इस चीज को यहाँ पे बनाया गया था। अब इस चीज में क्या है कि पवन गोयनका ने उस टाइम पे मतलब बोला था महिंद्रा ग्रुप के एमडी को कि आप इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और इस चीज को कैसे चलाया जाएगा वो चीज देखिए। अब इस ग्रुप की वर्किंग है ना, वो 17 सेक्टर्स में बढ़ा दी गई है। किस किस सेक्टर्स में? टॉयज, टेक्सटाइल, फर्नीचर। अच्छा, ये सब जानने से पहले सबसे पहले ये जानिए इसका एम क्या था। सबसे इंपॉर्टेंटली इसका एम ये था, जो आपका पेंडेमिक सिनेरियो है, नेशनल लॉकडाउन है, उस टाइम पे इंडस्ट्री की ग्रोथ को कैसे मेंटेन रखना, और उसके बाद जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसको वापस से ट्रैक पे लेकर आना, इनका मेन एम था। तो इन्होंने टोटल 17 जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज को अब ये हेल्प आउट करें। अगर आप स्केल की बात करें, जो आपकी स्टीयरिंग कमेटी की बात करें, तो इसमें काफी सारे रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं। जैसे आप इंडस्ट्रियल बॉडीज की तरफ से देख सकते हैं, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। फिर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसमें सेक्रेटरी की बात करें तो मनमीत कौर यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी हो जाएंगे, नंदा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मतलब डीपीआईआईटी से रिलेटेड यहाँ पे हो जाएंगे। सो दिस इज इट अबाउट दिस न्यूज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्केल यहाँ पे क्या है, स्केल का मतलब क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज जीओएम टू रेशनलाइज जीएसटी रेट। अब ये जीओएम क्या है? जीओएम इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नमेंट ने अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काफी सारे मिनिस्टर्स को यहाँ पे बोला मिलके कि आप एक संगठन बनाइए, ग्रुप बनाइए, जिसमें कि आप जो है जीएसटी के रेट्स को रैशनलाइज करेंगे। और ये डिमांड देखिए पहले दिन से ही है। जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है वो हमेशा ये डिमांड करती आई है कि आप जीएसटी रेट्स का मेन मकसद था क्या था कि जीएसटी को सिंप्लीफाई करना है, फिर टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करना। बट यहाँ पे 4-5 टैक्स रेट्स हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज को रैशनलाइज करने का यहाँ पे इनका मेन मकसद है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लीड कौन कर रहा है? दैट इज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, दैट इज बसवराज एस बोम्मई। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है? इस पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो हेड कर रहा है वो है पीएम, तो वो चीज वहां पे गलत हो जाएगा। या फिर सीएम, या फिर कोई भी मान लीजिए कि कोई भी बड़ा पर्सन, मान लीजिए प्रेसिडेंट है या फिर होम मिनिस्टर है, तो इस टाइप की चीजें बोली जा सकती है। तो वो वैसा नहीं होगा यहाँ पे।
जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेड कर रहे हैं वो है कर्नाटका के सीएम दैट इज बसवराज एस बोम्मई। अब इनका मेन मकसद क्या है, मैंने आपको बताया टैक्स रेट को रैशनलाइज करना इनका मेन मकसद है। आज की डेट में अगर आप देखें तो इनको ये बोला गया है कि अगले 2 महीने में आपको ये चीज करनी है। इस टाइम पे अगर आप देखें तो जीएसटी में टोटल 5 ब्रॉड टैक्स रेट स्लैब्स हैं। जैसे कि एक तो हो गया आपका जीरो रेट का स्लैब हो गया, फिर 5%, 12%, 18%, 28%। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर अलग से सेस लगाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ स्पेशल रेट हो जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के लिए, जैसे प्रीशियस स्टोन के लिए, डायमंड्स के लिए। तो इस टाइप की चीजों के लिए आपके अलग से रेट लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे 6 से भी ज्यादा आप ये मान सकते हैं कि 5-6 से भी ज्यादा टैक्स रेट स्लैब्स बन रहे हैं। अब इन चीजों को ही यहाँ पे रैशनलाइज करने का इनका मेन मकसद है। इसमें यह बोला गया है कि आप ये चेक करिए कि इनमें से कौन कौन से टैक्स रेट आपके घटाए जा सकते हैं, उनका रैशनल क्या होगा, वहां पे उनको किस और कौन से और टैक्स रेट स्लैब में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या कोई अलग से टैक्स रेट स्लैब बनाना पड़ेगा या फिर इन्हीं में सब कुछ इधर उधर कर देंगे। मान लीजिए 12% को 18% में कर दिया, या फिर 12% को 5% में कर दिया कुछ गुड्स को, तो इस टाइप से करना है, या फिर अलग से ही आप 5 और 12 के बीच में एक 7% का टैक्स रेट स्लैब बना देंगे। तो मतलब ये इनका मेन काम रहने वाला है, दैट इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, कि जीएसटी रेट्स को रैशनलाइज किया जाए। नेक्स्ट हमारी न्यूज है अबाउट ग्लोबल सिटीजन लाइव के बारे में। अब इसके बारे में देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, दैट इज निधि 2.0, इसके बारे में भी जान लेंगे। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे को सेलिब्रेट करने के लिए बोले हैं 27 सितंबर को ये यहाँ पे होना है न्यू दिल्ली में। तो ये सब चीजें हैं। अब निधि 2.0 की बात करें तो नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मतलब इससे पहले आपका जो है ऑलरेडी एक बार निधि आ चुका है। उसका मेन मकसद क्या था कि इंडिया में जितने भी बिजनेस आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके डेटा को इकट्ठा करना है और एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस बनाना है, ताकि हम अपने टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा दे सके। क्यों, देखिए इससे काफी सारी चीजें पता पड़ती हैं। अगर हमारा पूरा टूरिज्म सेक्टर एक ही डेटाबेस से कनेक्ट होगा ना, तो हमें यह पता पड़ेगा कि कहां पे किस टाइप की डिमांड ज्यादा होती है, किस समय पे डिमांड ज्यादा होती है, वहां पे किस टाइप के लोग आ जा सकते हैं, या फिर कहां पे लोगों का जो है मतलब इंटरेस्ट जग रहा है, वो दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं। तो इस टाइप से क्या है कि गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को बोलेगी देखो यहाँ पे लोगों का मन बढ़ रहा है, यहाँ पे लोग ज्यादा जाना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाइए। तो इनका मेन मकसद ये रहने वाला है। तो ये आपका इंडियन टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स हो जाएगा। एट अ ग्लांस 2021 विल बी लॉन्च्ड। तो ये एक रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च करी जाएगी, इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स, जिसमें इंडिया के टूरिज्म, मैंने आपको बताया ना, सारे टूरिज्म की स्टेटिस्टिक्स बताई जाएंगी कि कौन कहां पे कैसे जाता है, किस एज ग्रुप का पर्सन ज्यादा मूव करता है, तो उस टाइप से करके। अब इसमें एमओयू साइन हुआ है किस किस के बीच में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यूएनईपी एंड द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसमें ये यूएनईपी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ग्लोबल सिटीजन लाइव में ये चीज आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021 के बारे में यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब देखो, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। अब इसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, द आयुष्मान भारत मिशन ऑन 27 सितंबर 2021। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। अब इसमें यहाँ पे फायदा क्या है, ये जो चीज है आपकी फर्स्ट टाइम जो बोली गई थी दैट वाज ऑन 15th ऑफ अगस्त, ठीक है। आपको आप सभी को पता है लाल किले की प्राचीर से ये यहाँ पे बोला गया था कि हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को यहाँ पे लॉन्च करेंगे। अभी ये इंप्लीमेंट हो रहा है पायलट फेज में इन 6 यूटीज, ठीक है। 6 यूटीज में यहाँ पे अभी पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। इसका जो फाउंडेशन रहेगा ना, वो फाउंडेशन रहेगा आपका जैम ट्रिनिटी पे, ठीक है। मतलब जनधन, आधार और मोबाइल, मतलब ये पूरा डिजिटल सिस्टम होने वाला है, एंड अदर डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, ताकि यहाँ पे लोग जो है ना अपने जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड इश्यूज हैं वो मोबाइल के थ्रू, आधार के थ्रू, या फिर जनधन के जो आपके अकाउंट्स हैं उनके थ्रू यहाँ पे बहुत इजीली मैनेज कर पाए। दैट विल बी द मेन थिंग। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो आपके मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आपका डेटा सीमलेसली इधर से उधर जा सकता है।
विद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इसमें मेन चीज है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी, आपके मेडिकल डेटा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी। आपका पेपर इधर से उधर मिस नहीं होगा, आपके जितना भी हेल्थ रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहेगा। उससे फायदा क्या है, आपको ये पता पड़ेगा आगे आने वाली जनरेशन में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, गवर्नमेंट को ये पता पड़ेगा कि उनको अगला फोकस अपना कहां पे रखना है। सो ऑल दीज आर द थिंग अबाउट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट न्यूज के बारे में देख लेते हैं। आवर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट हुनरबाज अवार्ड्स। अब हुनरबाज अवार्ड की बात करें तो ये आपके दिए गए हैं बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो NIRD एंड PR के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। अगर इनका आप हेडक्वार्टर देखें तो ये कहाँ पे है, दैट इज इन हैदराबाद। किसके साथ मिलके दिए गए हैं, किसके तहत, किसके अंडर ये दिए गए हैं, तो दीज विल बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर यहाँ पे हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे हुनरबाज अवार्ड दिया है किन लोगों को, टू द 75 दिव्यांगजन कैंडिडेट फ्रॉम 15 स्टेट। 15 राज्यों से 75 दिव्यांगजन को यहाँ पे दिया गया है। अब इनका मेन मकसद क्या है, बेसिकली ये एक वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी है जो ऑर्गेनाइज हुई थी किसके साथ मिलके, इसमें और कौन कौन शामिल था, तो यहाँ पे स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो SRLM एंड रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज RSETIs जो है ये यहाँ पे इनके साथ शामिल थे। अवार्ड की बात करें तो अवार्ड मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट किसके द्वारा किया गया है, दैट इज NIRDP एंड PR हैदराबाद के द्वारा। और ये आपका पार्ट रहेगा आजादी का अमृत महोत्सव का। मतलब ये एक इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब इनिशिएटिव क्या है, एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम का ही ये यहाँ पे एक पार्ट रहने वाला है, दैट इज योर हुनरबाज अवार्ड। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इट इज हुनरबाज अवार्ड आर द पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। तो जी हाँ, बिल्कुल ये चीज यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाली है। अवार्ड्स किसको दिए गए हैं मैंने आपको बता दिया। और अवार्ड्स किनको दिए जाएंगे, ये चीज क्या है कि जितने 75 दिव्यांग जन है ना, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो ट्रेन किए गए हैं किसके द्वारा, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, DDU-GKY के द्वारा यहाँ पे ट्रेन किए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है किसी को भी यहाँ पे अवार्ड दिया जा सकता है, सिर्फ वही लोग जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंदर आते हैं। देखो इससे फायदा क्या है, अगर आप ये अवार्ड देंगे ना, तो ऑफकोर्स ही बात है, अवार्ड में आपके काफी सारे प्राइजेस होते हैं और सबसे बड़ी बात रिकॉग्निशन होता है। किसी भी पैसे से बड़ा क्या होता है, रिकॉग्निशन। जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो लोग मोटिवेट होते हैं कि यार हमें भी ये चीज करना है। और जितने ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे उतने ही ज्यादा लोग आपके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना से जुड़ेंगे। ठीक है, और RSETI जो है स्कीम, ये यहाँ पे हो जाएगी ऑफ मिनिस्ट्रीज इन वेरियस स्टेट्स। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो जाता है। हुनरबाज अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, हैदराबाद जो यहाँ पे हेडक्वार्टर हो जाता है उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है देन यू कैन डेफिनेटली लाइक दिस सेशन। ये आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं आप अपने आप को द स्प्रिंट क्लब के वेबसाइट पे। ठीक है, और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब ऑफकोर्स ही बात है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये कोचिंग को, या फिर आप ये कह सकते हैं ये चैनल को ना, हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि बाकी सारे जितने भी चैनल्स हैं ना उनसे थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ा सा भी नहीं, मैं ये बोलूंगा बहुत ज्यादा अलग मैं इसे बनाना चाहता हूं। मेन मकसद क्या है कि जितने भी वो स्टूडेंट जो 40, 60, 70% वाली रेंज में आते हैं और उनका एम है कि हम UPSC क्लियर करें, तो डेफिनेटली आपको एक बेस्ट गाइडेंस मिलेगी इस चैनल पे। और आपको यह बताया जाएगा कि कैसे आप अपने बैकलॉग्स को फुलफिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने बैकलॉग्स को निपटा सकते हैं, उसके बाद आप कैसे अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन सब चीजों पे हम वर्कआउट करेंगे इस चैनल पे। सबसे ज्यादा बड़ा मेन मकसद हमारा यही रहने वाला है। अब आप बोलेंगे कि सर ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो और टॉपर्स हैं, तो बेटा जब उनके लिए चीज फायदेमंद रहने वाली है ना, तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर आपका मान लीजिए आप 90%, 95% वाले एज ग्रुप में आ रहे हैं, या फिर मार्क्स ग्रुप में आ रहे हैं, एज ग्रुप नहीं बोलेंगे, तो मार्क्स ग्रुप में आ रहे हैं अगर, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको भी वहां पे अपने बैकलॉग्स में कुछ ना कुछ परेशानी होगी, तभी आपका क्या है वहां पे उस चीज को पूरा सहारा नहीं मिल पा रहा है, पूरा 100% नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे हम उस चीज को पूरा कवर करने की कोशिश करें, तो सभी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
वापस मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।